ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 10। बेटे चैप्टर 1 ही चल रहा है, अभी तक मैंने चैप्टर 1 ही कंक्लूड नहीं किया। आप समझ लीजिए कितने डीप में और कितने कंसेप्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई हैव प्रिपेयर्ड कंसेप्ट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज, फिर क्लास नोट्स और फिर रियल केस स्टडीज। आपको मोटिवेट कर रहा हूं सो दैट कि आप ये सफर जो आपने रेडी किया है, तैयार हो गए, चलना शुरू कर दिया है, जल्दी से कंप्लीट कर दे बेटा। आइए इन्हीं बातों के साथ प्लीज आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे नोट करना बड़ा ही कंपलसरी है, इतना मैं आपको बता दूं। आप जरा सी भी कंजूसी या जरा सी भी चालाकी मत करना। डोंट डू लाइक दिस, बी सिंसियर इन योर स्टडीज। ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1 लेक्चर 10 एंड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, मैं आज आपके सामने अपना 10th लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूं और कंसेप्ट नंबर 6 कर रहा हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जनरली देखा यह गया कि ये जो कंसेप्ट नंबर 6 मैं आपके साथ कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने तो YouTube में बहुत लोगों के वीडियोस देखे, मुझे नहीं लगा कि किसी ने ये सब कुछ बताया हो। बेटे कंसेप्ट नंबर 6 में ये जो मैंने कंसेप्ट नंबर 6 देखिए, लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफाइन एन अकाउंटिंग कंसेप्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक तो मैंने ये भी नहीं बताया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कंसेप्ट नंबर 6 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेंशन किया आपको। और बेटा इसमें 5 हेड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम ऑन द 4th हेड, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 इन रिगार्ड टू एलिमेंट्स। बेटे एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, लाला जी क्या है, बंटी क्या है, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन वर्ल्ड वाइड वी फॉलो द सेम कंसेप्ट्स। बेटे आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10th में, मैं आपको कंपोनेंट्स बताने वाला हूं, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स अलग होते हैं, कंपोनेंट्स अलग होते हैं। एलिमेंट का मतलब है कि आप एक सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी के अंदर क्या क्या आएगा। शाही पनीर बनाया आपने तो शाही पनीर में पनीर आएगा, शिमला मिर्च आएगी, मसाले आएंगे, काली मिर्च आएगी, ये तो एलिमेंट्स हो गए। बट कंपोनेंट्स का मतलब है शाही पनीर भी है, साग भी है, दाल भी है, इसका मतलब दोज आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। और मैं ये कहना चाहता हूं बेटे कि जब तक आप इसको रियल लाइफ में रिलेट नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, अ फ्यू बैड चैप्टर डज नॉट मीन योर स्टोरी इज ओवर। आपके पिछले अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं यार। 1-2 चैप्टर अगर आपकी बुक में खराब हो तो क्या पूरी बुक खराब होती है? बिल्कुल उसी तरह से योर लाइफ इज लॉन्ग, एंड इवन इफ देयर आर सम बैड चैप्टर्स इन दैट, गर्लफ्रेंड ने बात नहीं मानी, आपका कुछ कॉन्फिडेंस लूज होगा किसी बात से, आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, नथिंग डूइंग। बेटे आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। लेट्स स्टार्ट। मैं भूपेश आनंद, कंसेप्ट 6, माय कंसेप्ट नंबर 6, दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स। बेटे मैं एलिमेंट्स में हूं और आज के लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्स ही बताने वाला हूं। देखिए मैंने क्या बढ़िया सी आज आपके लिए ड्राइंग की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। And I told you that there are two, we will be discussing the elements and the components. There are a difference between elements. Elements तो बेटे मैंने लेक्चर 8, लेक्चर 9 में बताया, what I mean by asset, what I mean by liability, what I mean by expense, what I mean by capital, what I mean by equity, what I mean by income. How with the help of cash flow we will find out that whether it is expense or whether it is income. What is asset? Asset are those benefits जिसको benefit जो आज मुझे मिल रहा है या फ्यूचर में I will get that benefit, that is an asset. Obligation, तो बेटे मैंने एलिमेंट्स बता दिए। मैं आज के लेक्चर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स बताने वाला हूं। रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कमर सीधी करके बैठी, नहीं तो खींच के थप्पड़ मारने वाला हूं मैं आपको। So I am going to start with financial statement components. There are 5 components. एक बच्चा कहता है 5 ही एलिमेंट्स और 5 ही कंपोनेंट्स हैं। यस बेटे, इस तरह से लर्न भी कर सकते हैं। मेजर 5 हैं।
SOFP बैलेंस शीट जिसको आप बोलते हैं, अब हम उसका नया नाम देंगे, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद बेटे इनकम स्टेटमेंट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, आई विल से इट एज इनकम स्टेटमेंट। और कुछ बड़े जब हो जाएंगे ना F7 में जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो आई विल नेम इट एज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SOCI। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बेटे वो जगह नहीं थी तो मैंने वहीं पे लिख दिया छोटा सा, SOCF मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, SOCE मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटे कैपिटल में चेंज होता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने पार्टनरशिप 12th में किया है ना, देयर इज अ चेंज, एडमिशन आता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होता है, डिसोल्यूशन होता है, देयर इज अ चेंज इन द कैपिटल। सिमिलरली इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, न्यू इशू आ गया, बाय बैक कर लिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, तो विद द हेल्प ऑफ दैट माय equity will increase. So how much it has been increased? What are the reasons for that increase? तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन इक्विटी। बेटे ये स्टेटमेंट्स आपके कोर्स में नहीं है, बट यू शुड नो दैट दीज आर द स्टेटमेंट्स। यू नो चैप्टर 1 अगर आप कैप्लॉन का देखें, बीबीपी का देखें, तो दे हैव गिवन द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स कैसे करा रहे हैं, मैंने तो किसी का यूट्यूब पे लेक्चर ही नहीं देखा। दे आर नॉट टेलिंग समथिंग अबाउट दिस, but I will be discussing with so many concepts again, you know, जो given है कैप्लॉन में आ सकता है और आता ही है बेटा, and this is the base। तो इनकम स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, SOFP लिखा आपने। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे ही हैं, SOFP लिखिए, इनकम स्टेटमेंट लिखिए, SOCF लिखिए, SOCE लिखिए, और पांचवा लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स जो मैंने आपको शो किए थे। मैं बेटे इससे पहले कि आपको पूरा बताऊं, ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, आप लिख लेंगे तो बेटा मुझे अच्छा ही लगेगा, नो डाउट। आपको मैंने डायग्रामेटिकली बताया, बट बैलेंस शीट का मतलब है BS। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलेंगे हम सिंगल एंट्री में, एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस भी बोलेंगे, बिकॉज सोर्सेज क्या है, कैपिटल और लायबिलिटी से सोर्सेज हैं, एंड यूज कहां पे करते हैं, एसेट्स में। तो बेटा प्लीज नाम लिख लीजिए। मैं पहली डिस्कशन फर्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। नाउ व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मैंने चैप्टर नंबर 3 डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। और मेरे जो कॉमन ACCA लेवल 0, CFA लेवल 0 के जो लेक्चर्स हैं, उसके लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में मैंने कंक्लूड किया जब अकाउंटिंग इक्वेशन को, आई हैव प्रूव्ड that why balance sheet is prepared as on a particular date. So I have written balance sheet। लिख रहे हैं बेटे, आप लिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मेरी आपको ये है कसम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। बेटे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड भी कहते हैं। अब मैं कहता हूं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया दैट बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। बेटे 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज और एक इक्विटी। इसीलिए मैंने पहले इनका मीनिंग समझा दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी प्रेजेंट इट इन अ बैलेंस शीट। बेटे आप ये बताइए, आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको वहां पे क्या अच्छा लगता है? चाहे तो बेटा देसी ढाबे में भी वही मिलती है, रेस्टोरेंट में भी वही मिलती है, 5 स्टार में भी वही मिलती है, बट आप इतने सारे पैसे 5 स्टार में पे करके आते हैं बिकॉज वहां की जो प्रेजेंटेशन है, उधर की जो एम्बियंस है, उधर का जो एटमॉस्फेयर है, आप उसके पैसे पे करते हैं। इसी तरह से व्हेन आई प्रिपेयर एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, आज तक हम बैलेंस शीट को T फॉर्म में लिखते आए, बट एज पर IFRS, एज पर IASB, अब आप बड़े हो गए बेटे, अब छोटे नहीं रहे। अब आपको SOFP, बैलेंस शीट, फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देनी है बेटे, इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ रहा है। मैं भूपेश आनंद आपको आगे बताने से पहले चाहता हूं कि आप इस दुनिया की कंपनीज को देखिए, गूगल में जाइए और चेक कीजिए सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने अभी आपके लिए ओपन किए हैं, एक बार हम नजर मारते हैं कि क्या एक कंपनी बैलेंस शीट जब बनाती है तो उसमें क्या फॉर्मेट अडॉप्ट करती है। पहले क्या लिखती है, पहले एसेट्स आते हैं या पहले इक्विटी लायबिलिटीज आती है, एंड विद इन एसेट्स फर्स्टली वेदर दे राइट ऑन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, एंड विद इन इक्विटी एंड कैपिटल वेदर दे राइट ऑन इक्विटी, देन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। बेटे यही फॉर्मेट इस दुनिया में चल रहा है।
whether it is an American company, Japanese company, Indian company, Pakistani company, as per IASB, as per IFRS, it is not necessary that you have to prepare a balance sheet as per this format only. तो multiple choice questions के लिए जो आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, आपको एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि भाई ये फॉर्मेट है, ये खांचा है. जैसे आप ऑरेंज बार खाते हैं, चौक बार खाते हैं, आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, आप उसी फॉर्मेट में आपको चौक बार मिलती है. कसाटा एक फॉर्मेट है. इसी तरह से वी हैव अ सेपरेट फॉर्मेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज नेम्ड एज अ बैलेंस शीट. तो आपको बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी ही बनानी है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं. आइए मैं भूपेश आनंद आपको एक बार दुनिया की थोड़ी सी सैर करा दूं. बेटे ये देखिए, मैंने इनकम स्टेटमेंट एप्पल कंप्यूटर का नाम सबने सुना हुआ है, आईफोन, एप्पल कंप्यूटर सब सुना हुआ है. बेटे उसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने पहले से ही ओपन करके रखी कि टाइम कम लगे. आप गूगल में जाएंगे, एप्पल कंप्यूटर डालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालेंगे तो आपके पास भी यही आ जानी है. मैं थोड़ा सा अगर फॉन्ट बड़ा कर दूं तो ये देखिए जी, ये इनकम स्टेटमेंट है. बेटे एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एटलीस्ट आज हम प्रिपेयर कर लेंगे. भले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, बट वी विल गेट अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग यू एप्पल इनकम स्टेटमेंट. अब आप देखिए, मैंने अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दिखानी है तो ये डाबर है. I will be showing you Dabur financial statements, that how they prepare a balance sheet, how they prepare a profit and loss. Similarly, मैंने एयरटेल की आज बात करनी है आपसे. एयरटेल के एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे. बेटे रियल लाइफ को जब तक आप टच नहीं करोगे तो बेटे फिर एसीसी बनने का फायदा ही कुछ नहीं है. एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू रिलेट ऑल द थिंग्स विद रियल लाइफ. खाली पेपर थोड़ी पास होना यार, अब हो गया. अब आपको रियलिटी में सच में नॉलेज चाहिए, और नॉलेज को रिलेट करना है किससे? बेटे आपको रिलेट करना है रियल लाइफ के एग्जाम्पल से. ये देखिए पेप्सी को, मैंने पेप्सी के आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दी. ये देखिए जो 2020 की प्रेस रिलीज देख लीजिए, फॉर्म नंबर 10Q देख लीजिए. एंड यू नो, चलिए प्रेस रिलीज देखते हैं. Now this is the press release of PepsiCo. You can see, आप अपने गूगल में देख सकते हैं. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं जो आपको स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, यू कैन सी कि भाई उसमें ये जैसे एनुअल स्टेटमेंट्स हैं. बेटे देखो देखो, इनकम स्टेटमेंट है ना, तो पहले क्या आ रहा है? रेवेन्यू. आप देखिए ध्यान से, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट. Just have a look on this. ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है. Because the income statement which I will be showing you today and which you will be preparing by your hand on your registers, you know, that will again be of same, you know, पूरी दुनिया में जो चल रहा है हम वही काम करने वाले हैं. Revenue, cost of goods sold, gross profit. Now there is no need to prepare a trading account. Now with the help of that only we calculate gross profit. Research and development expenses. आप देखिए कितने years के इन्होंने आपको research expenses बताए हैं. All different years they have given. उसके बाद बेटे selling goods and administrative expenses, other operating income और दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम को जब आप बड़े हो जाएंगे तो वी विल से इट एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, विच इज प्योरली ड्यू टू ऑपरेशंस, विच इज प्योरली ड्यू टू गुड्स विच दे आर डीलिंग विद. फिर बेटे प्री टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स की भी कह सकते हैं. मैं जस्ट आपको एक फ्लेवर दिखाना चाहता हूं कि ये फ्लेवर है ट्रूटी फ्रूटी का, सो दैट जब आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट बोलते हैं ना उसको, चम्मच में लगा के देता है. तो बेटे मैं आपको ये ट्रेलर आपको हल्का सा टेस्ट कराना चाह रहा हूं कि ये टेस्ट है टूटी फ्रूटी का. दिस इज द टेस्ट ऑफ चोको चिप, सो दैट यू कैन रिलेट द थिंग्स विद रियल लाइफ. बेटे चैप्टर 1 कर रहे हैं, आज 10th लेक्चर है. मेरे को लगता है मेरे को अभी और 5-6 लेक्चर्स लेने हैं. बेटे आपके जितना फाउंडेशन कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे ना, आगे लाइफ में आने वाले चैप्टर्स इजी लगेंगे आपको. तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं. मैं लेट स्टार्ट विद इसमें एप्पल कंप्यूटर का. अगर आपको मैं एसेट्स और लायबिलिटीज या बैलेंस शीट दिखाएं, चलिए बैलेंस शीट देखते हैं. अब देखिए ये बैलेंस शीट में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दिखाई हुई है. ये देखिए, फर्स्टली दे हैव शोन एसेट्स, देन लायबिलिटीज. विद इन एसेट्स दे हैव शोन फर्स्टली क्या दिखाया है? एसेट्स में सबसे पहले उन्होंने नॉन करंट एसेट्स को शो किया. मैं डाबर का भी दिखा देता हूं आपको, सो दैट कि ज्यादा क्लियर हो. बेटे डाबर का नाम सबने सुना है, डाबर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये देखिए
10 ईयर हाइलाइट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप आराम से इन इंफॉर्मेशंस को देखें और अल्टीमेटली अब देखिए जी, इसका अगर हम एयरटेल का देखें, चलिए 19-20 निकाल लेते हैं। 19-20 में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई हुई हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, दिस वॉलंटरी एनुअल जनरल मीटिंग, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। या मैं थोड़ा सा ईयर पिछला ले लेता हूं सो दैट कि आपको डाटा मिल जाए। एनुअल रिपोर्ट्स, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, गलती हो गई, मैं एक सेकेंड अभी आ रहा हूं, एक सेकेंड में। पेप्सिको का आ गया बेटा, ठीक है जी। ये देखिए सर, अब देखिए भारतीय इसके कंसोलिडेटेड होल्डिंग कंपनी है एंड दिस कंपनी हैज सो मेनी सब्सिडरी कंपनीज। वो हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है, सेकंड लास्ट और लास्ट, दैट इज व्हाट आई मीन बाय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड व्हाट आई मीन बाय कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को यहां से देख सकते हैं। मैंने यहां पर ओके किया और आपके सामने डाटा आ गया एंड this income statement and this SOFP will be in the same way, you know, जो वे as per IFRS। आप चेक करिए, मैंने भारतीय एयरटेल हांगकांग लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने ओपन कर ली। दे हैव डिफरेंट सब्सिडरीज, है ना, सुनील मित्तल का नाम सुना है। तो एयरटेल में देखिए, आप यहां पर देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या दिखाया, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट दे हैव शोन विद इन नॉन करंट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हांगकांग में क्या चल रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, वो देख लेंगे। मेन कैटेगरी देखिए, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी लायबिलिटी, फिर इक्विटी दिखाई है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज एंड देन टोटल इट एंड देन दे हैव गिवन इनकम स्टेटमेंट। अब आप इनकम स्टेटमेंट को देखें एयरटेल की, Airtel income, revenue, other income, expenses, profit. It means I am just telling you that whether it is a PepsiCo, whether it is Coca-Cola, whether it is Airtel, whether it is Apple Computers, whether it is Dabur, whether it is any company, if that company is a listed company, then that company has to prepare the financial statements as per the same formats. तो आइए सर, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। बेटे आप रजिस्टर में जल्दी से फॉर्मेट प्रिपेयर करें, हेडिंग लिखें, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे कोई नहीं करा था, मैं करा रहा हूं, भूपेश आनंद, बिकॉज आई वांट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें एंड यू कैन रिलेट दैट टू इन रियल लाइफ। तो प्लीज एटलीस्ट प्रिपेयर द फॉर्मेट। जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट्स दिखाए हैं, आप एक फॉर्मेट बना दीजिए। जैसे एसेट साइड है बेटे, अब देखो पहले हमने एसेट साइड रखी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एसेट्स, ठीक है जी। ये देखिए एसेट्स में सबसे पहले हमने क्या शो किया, नॉन करंट एसेट्स। आपने अभी बैलेंस शीट देखी ना उसकी, एयरटेल हांगकांग, non current assets. Within non current assets there are so many other assets. We have explained that what I mean by current asset and what I mean by non current assets. Those assets which are not held for sale, that is named as non current, and which cannot be converted in the normal operating cycle, normal trading cycle, that is named as a non current asset. Plant property equipment हम बेचने के लिए नहीं लेते हैं बेटे, उससे प्रोडक्शन करते हैं। Second is current assets. I have told you what I mean by assets, current assets. And those benefits which will be realized within a normal trading period or 12 months, that is named as current asset. Within that हमने liquidity के basis में show किया inventory, accounts receivable, cash balance। बेटे ये आ गया टोटल एसेट्स। फिर इक्विटी आप प्लीज बनाएं बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको कसम है अगर आपने नहीं बनाया, प्लीज प्रिपेयर इट। दैट्स व्हाई you will be getting more logical concepts। कोई नहीं कराता बेटे, मैं करा रहा हूं। तो इस बात को आप एटलीस्ट रियलाइज करें और मेरे साथ जो मैं कह रहा हूं वैसा करें। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट एसेट्स, इन्वेंटरी, बेटे ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, टोटल एसेट्स, इक्विटी। इस लेक्चर के बाद आपने गूगल में जाकर बाकी सभी कंपनीज की भी एनुअल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज चेक करनी है एंड जस्ट हैव अ लुक दैट एसओएफपी वेदर दे आर प्रिपेयरिंग एज विद दिस फॉर्मेट।
whether they're preparing income statement as per this format. No doubt income statement can be on the basis of either function wise or on the basis of nature wise, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. बट एसओएफपी का एक सेट फॉर्मेट है, सभी को यही फॉलो करना है. ठीक है जी. इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले इक्विटी दिखाया, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, देन वी विल बी शोइंग रिटेन्ड अर्निंग्स. टोटल इक्विटी आ गया. रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स. तो अब देखिए मैंने यहां पर एसेट्स लिखे थे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, टोटल इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज. बेटे नॉन करंट में लोन आ गया, करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय करंट लायबिलिटीज, व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटीज. बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक बार आपको फॉर्मेट समझ आ जाए, उसके बाद हम चीजों को कैसे बनाते हैं दैट वी विल कवर. ठीक है जी. अब आ जाइए इनकम स्टेटमेंट में. वी हैव जस्ट शोन यू द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ऑफ डाबर, ऑफ एयरटेल, ऑफ पेप्सिको, एंड दैट इनकम स्टेटमेंट एज पर दिस फॉर्मेट ओनली. तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट. बेटे फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लिखेंगे सबसे पहले, रेवेन्यू कह सकते हैं, आई कैन नेम इट एज अ रेवेन्यू ऑल्सो. बेटे रेवेन्यू तो है, इधर सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं बेटा, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं. इट मींस गुड्स जो बेची आपने, उसको बनाने में कितनी लागत आई. हाउ मच इज द एक्सपेंसेस विच यू हैव इनकर्ड फॉर दोज गुड्स विच यू हैव सोल्ड एंड हुज सेल्स यू हैव शोन हियर, दैट इज नेम्ड एज, नाम क्या है? कॉस्ट. किसका? ऑफ. किसका? गुड्स का. कौन सी गुड्स का? जो सेल की है. बेटा प्रोड्यूस ज्यादा भी हो सकती है. अज्यूम करते हैं आपने प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स किया एंड यू आर सेलिंग ओनली 800 यूनिट्स. सो आई विल टेक सेल्स ऑफ 800 यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ 800 यूनिट्स. It means I will take that cost which is related with manufacturing for producing only those goods which are being sold. बेटे मैचिंग कंसेप्ट है ना, जितने यूनिट्स का सेल हुआ उतने यूनिट्स का तो कॉस्ट लेंगे. मेरे नेक्स्ट लेक्चर आपके 6-7 लेक्चर्स बताऊंगा बेटे, वो बिल्कुल मिस ही नहीं करने. मैंने उसमें कंसेप्ट बताए हैं, मतलब लेक्चर 11 से लेकर लेक्चर 18 तक छोटे छोटे लेक्चर है, हर कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स दिए हैं. आपने बस लेक्चर 11 से लेक्चर 18 चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए, डोंट मिस इट. तो उसमें मैंने बताया व्हाट आई मीन बाय मैचिंग कंसेप्ट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. वी हैव जस्ट सीन द ग्रॉस प्रॉफिट. एक बच्चा कहता है सर थोड़ा सा कुछ चेंज कर दो, माइंड थोड़ा सा पजल हो रहा है. ओके बेटा आओ. और बेटे मैंने एक शाहरुख खान की आपको कहानी दिखानी है. शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहा है. तो बेटे शाहरुख खान ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो पूरी कायनात आपको उसको देने में मदद कर देती है. तो बेटे आप एसीसी तो बहुत छोटी सी बात है, भगवान मिल जाते हैं, अल्लाह भी ये मिल जाते हैं. आइए सुनिए, ज्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा लेकिन देखिए शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है. कि हर जर्रे में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश. ए टाइमलेस कौन बोला? ए उमेश ए टाइमलेस की है. बेटे मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मैं इतना बता दूं, इस पूरे डायलॉग का, इस मूवी का सब्सटेंस ये है कि आपको अगर किसी चीज को पाने के लिए पैशन है, इफ यू हैव द पैशन फॉर दैट देन यू कैन गेट इट, बिकॉज होल नेचर विल हेल्प यू टू गेट दैट थिंग. तो आपको उस तरह से काम करना है बेटे. मैं भूपेश आनंद आपका ही तो हूं बेटे. मैं चाहता हूं ना कि आप सभी ईमानदारी से ये काम लिखें, पास हो जाएं. अब कोई नहीं करा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी हमने करना नहीं है, कोर्स में नहीं है. बेटे आप लिखें सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट. बेटे ये आ गया लेस सेलिंग. सेल बेटे सेल करते हैं ना गुड्स को, तो सेलिंग एक्सपेंसेस होती है. ब्रांड एम्बेसडर्स रखते हैं, अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं, कैटरीना कैफ को कहते हैं. कैटरीना कैफ कहती है मैं लक्स के साबुन से नहाती हूं, तो कैटरीना के चाहने वाले बहुत होंगे. अब कैटरीना को हिंदुस्तान लीवर जो है पैसे देगा, दैट इज सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. फाइनेंस कॉस्ट, बेटे फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट विच यू हैव टू पे. मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज आउटसाइडर्स से आप जब ऑब्लिगेशन लेते हैं, लोन लेते हैं, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, लेस टैक्स पीएटी. इसके बेटे छोटे छोटे नाम हैं, हम डिस्कस करेंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम है EBIT. प्लीज आप लिख लें EBIT, वेरी गुड नेम, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
इसका नाम है बेटा, किसका बेटे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नाम है पीबीटी और अर्निंग बिफोर टैक्स, इधर पी और ई, कुछ भी कह दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद आगे बेटे प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब पीएटी, ऐसा समझ लीजिए, इसका नाम है पीएटी और अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, ये आ गया बेटा। अब मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी होती है, अभी वो उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट आप पहले लिख लें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक्सेप्शनल नेचर से जो इनकम आती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरवर्टेड शेयर्स हो गया, है ना, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप लिख लें, आई थिंक आप फॉर्मेट बना रहे हैं और आप मेरे ही तो हैं, मेरे बच्चे हैं बेटे, आप मेरी बात मान रहे हैं। मैंने आपके सामने एसओएफपी का फॉर्मेट बनाया जो आपने प्रिपेयर किया। पहले नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स आते हैं, और करंट एसेट के बाद हम इक्विटी लायबिलिटीज में इक्विटी पहले लिखते हैं, इक्विटी के बाद हम आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद करंट लायबिलिटीज, देन वी राइट डाउन इनकम स्टेटमेंट, विद इन इनकम स्टेटमेंट दिस इज सेल्स, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, देन वी राइट डाउन ईबीआईटी, देन पीबीटी। बेटे नो डाउट दिस इज नॉट इन योर, दिस डिटेल इज नॉट, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट दैट इज गिवन इन कैपिटल एंड पीबीपी। आइए मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हम इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग फंक्शन लिखा, ये फैक्ट्री फंक्शन है। मैंने यहां पर अपनी कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, but as per IASB, as per IFRS, you can prepare income statement either, you can show the cost either on the basis of functions or on the basis of nature. नेचर का मतलब whether it is financial nature or operating nature, और if I say function, function क्या होते हैं, फैक्ट्री फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, सेलिंग फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो आई कैन शो द कॉस्ट ईदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, आई हैव जस्ट शोन यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये छोड़ दीजिए, मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। बेटे अब ये भी आपको फॉर्मेट दिया है कैपलॉन में। Now in examination they will not ask you to prepare statement of changes in equity, but the point is at least you should be aware of, एक बार आप फॉर्मेट बना लेंगे ना अपने हाथ से तो ये आपका दोस्त बन जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं, एटलीस्ट कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यू कैन राइट इट डाउन। मैं यहां पे ये कह रहा हूं, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका मतलब जो इक्विटी है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, उसमें जो चेंज आता है कैसे आता है, एडिशन ऑफ कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, या रिटेन्ड अर्निंग्स का प्रॉफिट आ गया, तो बेटे वो बढ़ा या घटा किस रीजन से, उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज नेम्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप बनाएंगे, मेरे है ना। पहले देखिए फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कॉलम देख लीजिए आपको अपने पेज में कितने बनाने हैं। सेकंड है शेयर प्रीमियम, जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करते हैं, हिंदुस्तान लिवर अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करती है, टोयोटा मोटर्स अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करती है, मतलब 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए में देते हैं, तो 10 रुपए तुम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, वो मैं आपको डबल एंट्री में बताऊंगा, एंड 2 रुपीज वी विल शो इन शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन सरप्लस। अभी देखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है। एसेट्स आपने परचेज किए, लैंड परचेज की $10 मिलियन की, बट एज द टाइम पासिस बाय उसका वैल्यू बढ़ गया, $12 मिलियन हो गया। इट मींस दैट 2 लाख इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस। If the value of the asset increases due to revaluation, it is named as revaluation surplus. तो बेटे मैंने वही लिखा है retained earnings, RE का मतलब है retained earnings, इसका मतलब how much profits you have earned during this year। तो मैं रिपीट करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, देन टोटल। तो ओपनिंग बैलेंस तो बेटा सबका ही आएगा लास्ट बैलेंस शीट से, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस तो सब में लिखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, बेटे प्रॉफिट फॉर द ईयर तो हमने सीधा यहां पे लिख दिया टोटल में। डिविडेंड पेड, अब देखिए डिविडेंड पेड को मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज इससे इक्विटी का बैलेंस कम होता है, आप डिविडेंड दे रहे हैं, आप पे कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन इन द ईयर, अब देखिए इसको मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी दिखाया और टोटल में भी दिखा दिया। इश्यू ऑफ, बिकॉज उसका कॉलम था डिविडेंड पेड का, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड सेपरेट कॉलम फॉर दैट। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इन शेयर प्रीमियम, बेटे टोटल में भी दिखा दिया। एंड आफ्टर दैट आई विल टोटल इट कॉलम वाइज, बेटे मैं कॉलम वाइज टोटल कर लूंगा और उस कॉलम वाइज टोटल को यहां पर लिखेंगे।
सिमिलरली आई विल डू टोटल ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल करूंगा और यहां दिखा दूंगा। अब क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे आपने यहां पर शो किया है, ऊपर दिखाया ना ओपनिंग बैलेंस दिखाया था ना, इसका मतलब दिस मस्ट बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, तभी तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। वो हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री में, आप बिल्कुल टेंशन ना लें बेटे ये भूपेश आनंद की सिंसियरिटी है कि वो एक एक बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। देयर आर 3 एक्टिविटीज। आप मेरे 20 कंसेप्ट जो मैंने लिखे हैं ACCA लेवल 0 के लिए, आई हैव टोल्ड यू कि कैश फ्लो है क्या, व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो, व्हाट इज द मेन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, इट इज नथिंग बट जस्ट कैश अकाउंट। आई हैव जस्ट डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज। आप बेटे वो लेक्चर्स जो मैंने फ्री में आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, अब क्या कहते हैं फ्री में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू कुछ कम होती है, क्या करें, यही पूरा का पूरा प्रोडक्ट यूडेमी में डॉलर्स में बेच रहे हैं हम। ये तो मेरा प्यार है, आपको मैंने सेल यहां पे ऐसे दे दिया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड देन वी प्रिपेयर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे आज के लेक्चर 10 में मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने बताया देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and these are the 5 statements which we have to prepare and these are the formats which we have to see and then how the formats, how final accounts, how these statements will be prepared, वो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आपको चैप्टर 3 से स्टार्ट करूंगा जहां पर हमने लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटे पहले 2 चैप्टर्स को छोड़ दो, फ्रॉम चैप्टर 3 अप टू लास्ट चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग विद अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें सब बातें ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगी। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आपके लिए एटलीस्ट कुछ बेनिफिशियल रहेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।